देखिए, मेरा ये सवाल है कि फ़िलिस्तीन कब एक आज़ाद मुल्क बनेगा? इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में कब शांति आएगी? दोस्तों, मैं एक इतिहास आपको बतलाने जा रहा हूँ। यासिर अराफ़ात और इजरायली प्रधानमंत्री यत्जक रबिन के बीच शांति समझौता हुआ था, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, टू नेशन थ्योरी पे, कि भाई आपका मुल्क आपका, मेरा मुल्क मेरा, ये यहूदियों का मुल्क और ये मुसलमानों का मुल्क, और आप लोग शांति से रहिए और हम लोग शांति से रहें। लेकिन ये जो मजहबी कट्टरपंथी है ना, इसको पचा नहीं पाए। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जो शांति समझौता था, टू नेशन थ्योरी पर काम चल रहा था, यासिर अराफ़ात और यत्जक रबिन जो इजरायली प्रधानमंत्री थे, इनको यहूदी कट्टरपंथी और इस्लामी कट्टरपंथियों ने बर्दाश्त नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि एक यहूदी कट्टरपंथी यगल अमीर ने इजरायली प्रधानमंत्री यत्जक रबिन को सन 1995 में गोली मार दी। जी, ये कट्टरपंथी नहीं चाहते हैं शांति, मजहबी कट्टरपंथी। और दूसरी ओर यासिर अराफ़ात कि जो 2004 में जो मृत्यु हुई थी, तो लोगों को लगा कि भाई ये नॉर्मल मृत्यु है, जबकि शक था कि मोसाद ने मार दिया। लेकिन हो सकता हो कि ईरानी कट्टरपंथी जो हैं, ये जो चरमपंथी है हिजबुल्लाह हमास, ये क्या कम है मोसाद से? तो इन पर भी शक है कि हो सकता हो कि जो यासिर अराफ़ात को इन्होंने जहर दिया हो। हालांकि जहर की पुष्टि नहीं है, लेकिन शक है कि यासिर अराफ़ात को जहर देके मारा गया। तो ये जो शांति समझौता इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच, ये मजहबी कट्टरपंथी दोनों तरफ से नहीं चाहते हैं। सच्चाई तो यही है। फ़िलिस्तीनियों को कब इंसाफ मिलेगा? ये मजहबी कट्टरपंथी दोनों तरफ से नहीं चाहते हैं शांति। ईरान का वादा था, ख़ामेनी साहब का वादा था कि मस्जिद अक़सा को हम हासिल करेंगे, फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे, वहाँ से जो है वो यहूदियों को इजराइल से भगा देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये सब तो हुआ नहीं, और आप जो है इस जंग के शुरुआत में इतने कमज़ोर साबित हो गए। मतलब आप इस जंग में इतने कमज़ोर साबित हुए कि हॉर्मुज का गला पकड़ लिया, और आपकी जो इकोनॉमी इतनी चरमरा गई कि आप कहें कि भाई दुनिया से हम टैक्स के रूप में लेंगे, हम टोल टैक्स लेंगे। तो इसलिए जो दुनिया जो अमेरिका के अटैक से, ईरान के संप्रभुता पर अमेरिका ने जो अटैक किया, हमला किया, तो पूरी दुनिया ईरान के सपोर्ट में थी। ईरान से हमदर्दी थी पूरी दुनिया को। लेकिन वही बोले कि नहीं, हॉर्मुज पे जाके बैठ के अपना मुआवजा वसूलेंगे, हमारी जो क्षति हुई है जंग में वो हॉर्मुज पे जाके वसूलेंगे। भाई फर्स्ट ही जंग में आप हार मान गए, आपकी इकोनॉमी ढरढरा गई भाई, और आप चले थे कि फ़िलिस्तीन को आज़ाद मुल्क बनाएंगे, यहूदियों को भगा देंगे, इजराइल खाली करवा लेंगे, मस्जिद अक़सा जो है वापस मुसलमानों के कब्जे में होगी। तो भाई आप क्या कर रहे थे? आप तो ठग रहे थे, पूरे मुसलमानों को ठग रहे थे। आप जो थे ना, वो छुप के वार करने में ज़्यादा यकीन रखते थे। भाई सामने में तो आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप अमेरिका और इजराइल से जाके लड़े, यानी मुसलमानों को आप एक हिसाब से ठग भी रहे थे। तो ठगना भी ठीक बात नहीं है। अब जंग का परिणाम जो हो, अमेरिका जीते या ईरान जीते, लेकिन मिडिल ईस्ट में तो भाई तबाही रखी हुई है। मिडिल ईस्ट में तबाही रखी हुई है। अमेरिका कह रहा था कि भाई हम जो है वो एटम बम नहीं बनाने देंगे ईरान को। भाई ईरान जो है एटम बम बना लेगा तो यहूदियों के अस्तित्व को खतरा है, इजराइल को ख़त्म कर देगा। ख़ामेनी साहब बोलते भी थे भाई, ऐसी बात नहीं कि अमेरिका बिना मतलब का इल्ज़ाम लगा रहा है। ये ईरानी लोग जो है ना, या ख़ामेनी साहब, ये जो है ना नारा देते थे, डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, अमेरिका को ख़त्म कर देंगे, इजराइल को ख़त्म कर देंगे, ये नारा देते थे ईरानी लोग। और ख़ुद ख़ामेनी साहब, और इसी वजह से वो 40 साल शासन भी किए, मज़ा मारे, गद्दी पर बैठे रहे, वाहवाही लूटी दुनिया की। तो भाई आप कब तक ठगेंगे इस कौम को? और अब आप तो हॉर्मुज के सहारे हो लिए। लेकिन इजराइल जो है वो भाई जो विस्तारवादी नीति जो है इजराइल की भी ठीक नहीं है। इजराइल जो लगातार विस्तारवाद कर रहा है इस जंग के आड़ में, देखिएगा तो गाजा को सपाट कर दिया, पूरा गाजा कब्जा कर लिया। उसके बाद आप देखिएगा कि लेबनान भी आधा कब्जा करने जा रहा है। इजराइल तो इस फिर में लगा हुआ है।
कि मैं एटम बम बना के रहूँगा, या फिर कभी कभी कहता था कि भाई मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रहा हूँ, भाई आके देख लो, IAEA को आकर के देख लो कि भाई चेक कर लो, हमारे यहाँ कोई जो है वो एटम बम बनाने का प्रोग्राम नहीं चल रहा है। ये ईरान कहता था। ईरान जो मिसाइल का जो जखीरा बना रखा था या ड्रोन का जखीरा बना रखा था, क्या मेहमानों के स्वागत के लिए कि भाई मेहमानों का स्वागत करेंगे पान पराग से, जो शमी कपूर साहब कहते थे एक ऐड में, पुराना ऐड है 1980 का, तो क्या खमनेई साहब ये कहते थे कि मेरे मेहमान आएंगे उनको स्वागत करेंगे ड्रोन से, मिसाइल से? भाई ये बात नहीं है। खमनेई साहब ने मिसाइल जो जखीरा बनाया था या ड्रोन का जखीरा, वो यहूदियों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए, उनका मकसद था कि इजराइल को ख़त्म कर देना है, अमेरिका को भी डराना है। हम डरते नहीं अमेरिका से, हम खुदा के बंदे हैं वगैरह वगैरह जो नारा था ईरानियों का। तो यहाँ तो लगता था कारण ईरान का कारण था कि इजराइल को ख़त्म कर देना है, यहूदियों को इजराइल से भगा देना है, फ़िलिस्तीनियों को आज़ादी देनी है, फ़िलिस्तीन एक आज़ाद मुल्क बनेगा। ये ईरान का जो इरादा था। उसके लिए मुझे एटम बम चाहिए, उसके लिए मिसाइल का जखीरा चाहिए, ड्रोन का जखीरा चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका जो आरोप लगा रहा था कि भाई इस्लामी रिजीम को मैं नहीं, ठीक है मेरे लिए, मेरे मुल्क के लिए इस्लामी रिजीम ठीक नहीं है। फिर अमेरिका का आरोप था कि भाई ये अगर एटम बम बना लेगा ईरान तो फिर मेरे ऊपर दागेगा, हमारे अस्तित्व को खतरा है। ये अमेरिका का दावा था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए कि जंग की शुरुआत हो रही है एटम बम बनाने और नहीं बनाने से, लेकिन भाई ये तो चला गया मामला हॉर्मुज का। अब तो जंग जैसे लग रहा है कि हॉर्मुज को लेके जंग हो रहा है। इजराइल अमेरिका वर्सेज ईरान का जो जंग है, आज जैसे लग रहा है कि ये तो हॉर्मुज के लिए जंग हो रहा है। ईरान कहता है कि नहीं हॉर्मुज में ब्लॉक करूँगा, और अमेरिका इजराइल कहता है कि नहीं मैं हॉर्मुज खुलवाऊँगा। तो अब तो दिख रहा है कि जैसे हॉर्मुज के लिए जंग हो रहा है। तो भाई ईरान जो है ना, अपने ही मुद्दे को कहीं कचरा में डाल दिया है। अब देखिए ये वही ईरान है जिसने प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखा था, हिजबुल्ला, हमास, हूती को लगाया सऊदी अरबिया के पीछे, और हमास हिजबुल्ला को लगाया इजराइल के पीछे। ये आतंकी संगठन मानी जाती है, पूरी दुनिया इन्हें आतंकी संगठन मानती है, पर जो मुस्लिम हैं वो इन्हें आज़ादी वाला जो सेना मानती है कि भाई आज़ादी दिलाएंगे, फ़िलिस्तीन की आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन भाई ये लोग जो है ना, इस्लाम के नाम पर ऑस्ट्रेलिया में बम फोड़े, पूरे यूरोप में बम फोड़ा, फुटबॉल के ग्राउंड में बम फोड़ा, अमेरिका में बम फोड़ा, इंडिया में बम फोड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी ये मुल्क हैं, नाटो हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, ये लोग ईरान के सपोर्ट में खड़े हो गए भाई, कि भाई लाख आतंकी हमला करवाया भाई इन लोगों ने, ईरान ने। लेकिन अमेरिका को कहीं से हक ये नहीं बनता है कि भाई आप किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करें या दखल करें। पूरी दुनिया ने खिलाफ़ किया भाई। लेकिन आप क्या किए कि भाई हुर्मुज पे जाके बैठ गए। और भाई मस्जिद अक्सा जो हासिल करना था, ईरान का वादा था, खमनेई साहब का वादा था कि मस्जिद अक्सा को हम हासिल करेंगे, फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क बनाएंगे, वहाँ से जो है वो यहूदियों को इजराइल से भगा देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये सब तो हुआ नहीं। कहीं परमाणु हमला ना हो जाए, चूँकि ईरान ने इजराइल के परमाणु सेंटर पर डिमोना में जो हमला किया, वहाँ जो मिसाइल गिराए हैं इजराइल के परमाणु सेंटर पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि घबरा कर इजराइल एटम बम न दाग दे तेहरान पे। तो ये तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी भाई। इजराइल से भी तो डर लगता है, घबराहट है दुनिया को, क्योंकि इजराइल को अगर लगेगा कि हम जंग हार रहे हैं तो भाई 80 एटम बम तो बना चुका है ना, ईरान बनाएगा या बना चुका है, ये तो दुनिया नहीं जानती है कि बना चुका है या बनाएगा। लेकिन इजराइल के बारे में तो सारी दुनिया जानती है कि उसके पास 80 एटम बम है। अगर वो घबरा कर मार देगा तेहरान पे तो क्या होगा मिडिल ईस्ट का? मिडिल ईस्ट में तो फिर आग ही लग जाएगा, वहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा लोगों का।
WHO खास तौर से अलर्ट है इस बात को लेकर के। WHO को शंका हो रही है इस बात की, रेडिएशन की, एटम बम का खतरा लग रहा है मिडिल ईस्ट में। WHO की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर मानव का जीवन बहुत ही संकटमय हो जाएगा। वाटर प्लांट पे मारेंगे बम, बिजली के प्लांट पे मारेंगे बम। क्या हो रहा है ये सब? मतलब इंसानियत के लिए कोई नहीं सोच रहा है सिवाय वर्चस्व अपना। मैं हूँ, मैं सबसे सुप्रीम हूँ, मैं पावरफुल हूँ। सत्ता की लड़ाई, तेल की लड़ाई, डॉलर की लड़ाई, लेकिन गरीब मजलूम इंसानियत पीछे रह जा रहा है इस जंग में। अब ईरान अगर इस हालत में पहुंच चुका है कि उसकी इकोनॉमी चरमरा चुकी है, अंदरूनी हालात उसके ख़राब हो चुके हैं, अब जो शीर्ष जो लीडर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं ईरान के, IRGC के हाथ में अगर हुकूमत चली गई तो भाई क्या होगा ईरानी जनताओं का, ईरान की जनता का क्या होगा? अगर हुकूमत RIGC के हाथ में चली गई, यानी सेना का शासन हो जाएगा ईरान में, रक्तपात होंगे ईरान में, वहाँ के आवाम का क्या होगा? आपस में लड़ेंगे, कोई किसी को देखने वाला नहीं होगा। सेना कुचलेगी, दमनकारी नीति अपनाएगी, अपना शासन लाएगी। हर कोई चाहेगा मेरा शासन हो, वो आपस में लड़ेंगे। ये जो मौजेक सिस्टम है ना, डिफेंसिव मौजेक सिस्टम जो ईरान में खमेनी साहब ने बनाया, इससे खमेनी साहब की तो भलाई हुई, ईरान का भलाई हुआ, इस्लामी रिजीम जो था शासन व्यवस्था, इस्लामी शासन व्यवस्था का भलाई हुआ, लेकिन ईरानी जनताओं का इसमें भलाई नहीं भाई। चूँकि आप मौजेक डिफेंस सिस्टम जो लाए हैं ना, इसमें क्या होता है कि शक्ति बांटा हुआ है, सब पावरफुल है। जब सब पावरफुल है तो सब लड़ेंगे आपस में, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। वो चाहेगा मेरी सत्ता हो, मेरी सत्ता हो, कत्लो गारत होगा, कत्लेआम होगा ईरान के अंदर। अमेरिका तो चला जाएगा अपने घर पर, सो जाएगा। इजराइल अपने घर में जाकर सो जाएगा। विस्तारवादी नीति, वो लेबनान में जितना एरिया कैप्चर किया, गाजा में जो एरिया कैप्चर किया, सब लेकर के वो अपनी नए प्रोजेक्ट में लग जाएगा। लेकिन ईरान में क्या होगा? ईरान में यही RIGC या मौजेक डिफेंस सिस्टम के जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए लोग हैं, जो अपनी अपनी पावर में हैं। ठीक है, आपका कहना है कि शीर्ष नेता मरेंगे, फिर एक नेता आ जाएंगे, फिर मरेंगे, फिर एक नेता आ जाएंगे, फिर मरेंगे, फिर एक नेता आ जाएंगे, चलता रहेगा ईरान में। चूँकि सद्दाम हुसैन सारे पावर को अपने पास रखा था, अमेरिका ने क्या किया? सद्दाम हुसैन को मार दिया, पूरे ईरान ख़त्म, पूरा इराक ख़त्म। तो इराक को ही सद्दाम हुसैन को देख करके हमारे खामनेई साहब जो थे ना, ये इन्होंने सीखा था और मौजेक डिफेंस सिस्टम लाया। लेकिन इसमें खामनेई साहब की तो भलाई दिखती है, ईरान की भलाई दिखती है, इस्लामी रिजीम की भलाई दिखती है, बट ईरानी जो आवाम है उनका क्या होगा? उनके अधिकारों का क्या होगा? क्योंकि मौजेक सिस्टम में जो पावर बटा हुआ है, सभी चाहेंगे कि सत्ता पर हम हावी हों। इसके लिए खूनी जंग होगी आपस में ही, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। टॉप लीडर ख़त्म हो चुके ईरान के। अली लारीजानी जो थे ना, ये थोड़ा एक समझदार और पकड़ वाले व्यक्ति थे ईरान और विश्व स्तर पर। इनको इजराइल ने मार करके, ये भी जो सीज फायर वाला जो था, या जो आपस में जो सीज फायर के लिए जो बात होती दुनिया के टेबल पर, उसको भी इजराइल ने ख़त्म कर दिया।